तो आज हम बात करने वाले हैं यूपी स्टेट की नीट की काउंसलिंग के बारे में कि उसमें क्या प्रोसीजर रहता है, कैसे रजिस्ट्रेशन करना होता है और क्या पूरा प्रोसेस रहता है उसको पूरे को एक बार उसकी वेबसाइट्स क्या हैं और कैसे-कैसे आप उसमें मेरी हेल्प ले सकते हैं। मैं आपको सारा प्रोसेस समझा दूँगा जिस चीज़ में बच्चे अक्सर कन्फ्यूज़ होते हैं और वो काउंसलिंग को एक बहुत कुछ डरावनी चीज़ समझ लेते हैं कि काउंसलिंग बोलते हैं ना यूट्यूबर्स की अगर काउंसलिंग खराब हो गई तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, आपकी चॉइस फिलिंग गलत हो गई तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो मैं आपको सारी रैंक्स बताऊँगा कि किस रैंक पर लास्ट ईयर एडमिशन हुए हैं, किस कैटेगरी में, यूपी में कुल 27 कैटेगरी में पिछली बार हुए हैं सिलेक्शन। जिसमें कि अनरिजर्व में गर्ल्स कोटा, बॉयज़ का अलग और फिजिकली हैंडीकैप्ड हो गया, एक्स सर्विसमैन, एनसीसी, फ्रीडम फाइटर, तो उसमें सारी कैटेगरीज आती हैं। ऐसे ही एससी, एसटी, डब्ल्यूएस, ओबीसी सब में आती है। टोटल 27 कैटेगरी में पिछले साल भी सिलेक्शन हुए थे। तो मैं सबकी कट ऑफ आपको बताऊंगा, आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे उसके बारे में और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ। अपने आप कुछ नहीं बताऊंगा मैं कि मैं अपना कुछ बता रहा हूँ, मान लीजिए कुछ उसमें गलती हो जाए तो मैं ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के साथ जो कि upneet.gov.in जो कि नीट की वेबसाइट है वहां पर और updgme.in जो ये दोनों उसकी वेबसाइट है, तो वहां पर आपको इसका नोटिस मिल जाएगा। अगर आप सर्च करेंगे तो वहां पर आपको फटाफट से पहले बात करते हैं इसका पूरा प्रोसीजर, जनरली प्रोसीजर क्या होता है। साथ साथ में जो मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन है वो आपकी स्क्रीन पर भी दिखती रहेगी, तो आप लोग वहां से देख सकते हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स उन्हीं के द्वारा जारी किए गए हैं। तो सबसे पहले जो जनरल प्रोसीजर यहाँ पर दिया गया है, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको करना है रजिस्ट्रेशन। साइट पर जाके सिंपल सी बात है, रजिस्ट्रेशन करेंगे। वहां पर रजिस्ट्रेशन फी जो कि 2000 रुपए होती है शायद से जनरल कैंडिडेट के लिए, तो वो पे रजिस्ट्रेशन फी कर देंगे आप। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन स्लिप डाउनलोड हो जाएगी। उसके बाद क्या करना है, आपको वेरिफिकेशन सेंटर जाना है। ये अलग अलग नोडल सेंटर्स होते हैं, इसके बारे में भी पूरा डिस्कस करेंगे हम। तो वहां पर जाकर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने पड़ते हैं। अगर आपकी फीस किसी वजह से रजिस्ट्रेशन स्लिप आपकी जनरेट नहीं हो पाई है तो जब तक वो नहीं होती तब तक आप वेट कीजिए। जब पेमेंट आपकी अपडेट हो जाए तो स्लिप जनरेट हो जाएगी। उसके बाद वेरिफिकेशन सेंटर जाइए और अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाइए। तो वेरिफिकेशन सेंटर जाइए और वहां पर अपने डॉक्यूमेंट्स आपने करवा लिए वेरीफाई, और आपके जो रिजर्वेशन सर्टिफिकेट्स हैं, चाहे वो एनसीसी के हों, चाहे आपकी कैटेगरी एससी एसटी के हों, तो वो आप लोग वहां पर जाकर वेरीफाई करवाएंगे सब कुछ। उसके बाद आप वहीं पर उसी समय जमा करवाएंगे सीटीएस बैंक का डीडी। डीडी यानी होता है डिमांड ड्राफ्ट। ये आप अपने बैंक में जाकर इस बारे में डिस्कस करेंगे तो आपको इजीली बनाकर दे देंगे। आप उन्हें बता दीजिएगा कि हमको एक डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है, तो वो मैं बता दूंगा आपको किस नाम से बनवाना है, वो भी यहाँ पर सब कुछ पीडीएफ में दिया होगा। ये भी फिलहाल एक बेसिक प्रोसीजर है। अभी इसका जो पूरा ब्रोशर है वो आपको मैं पीडीएफ में दिखाने वाला हूँ। तो डीडी आप अपने नोडल सेंटर पर जमा कर देंगे। उसके पीछे अपना नेम, एड्रेस, रोल नंबर, मोबाइल नंबर ये सब लिखकर। तो उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब हो जाएगा फिर चॉइस फिलिंग शुरू होगी, जिसमें आपको 6 चॉइस पूछी जाएंगी जो कि ऑनलाइन चलता है सिस्टम। तो आपको उसमें क्या करना है, अपनी 6 चॉइस जो आपके यूपी के जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, तो आप जिसकी भी काउंसलिंग कर रहे हैं वो उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। तो आप फिर अपनी चॉइसेस लॉक कर सकते हैं, और अगर आप अपनी चॉइस लॉक नहीं करते हैं तो आपको सीट एलोकेशन के लिए कंसीडर नहीं किया जाएगा। चॉइस लॉक में कुछ नहीं होता, वहीं पर जब आप सारी चॉइसेस फिल कर लेंगे तो उसके बाद नीचे लिखा होगा एक ऑप्शन, जैसे आप किसी चीज को सेव या कहीं करते हैं जाकर तो नीचे लिखा होता है लॉक चॉइसेस, उस पर क्लिक कर दीजिए। आपकी स्क्रीन आगे शिफ्ट हो जाएगी कि आपने चॉइसेस अपनी लॉक कर दी है, सिंपल सी बात। तो ये सब करना है आपको। उसके बाद आपको गवर्नमेंट मेडिकल या डेंटल कॉलेज जो भी आपको अलॉट होएगा, आप अलॉटेड कॉलेज में जाइए एडमिशन के लिए और अपना एडमिशन पाइए। तो आफ्टर अलॉटमेंट इन प्राइवेट मेडिकल और डेंटल कॉलेज आप अपने नोडल सेंटर पर जाकर भी एडमिशन ले सकते हैं। एंड द नेम ऑफ एडमिशन नोडल सेंटर विल बी डिस्प्लेड ऑन अलॉटमेंट लेटर। जो आपको अलॉटमेंट लेटर मिलेगा उसमें आपके नोडल सेंटर का नाम भी रहेगा कि आप कहाँ जाकर एडमिशन ले सकते हैं यहाँ का। तो ये थी हमारी एक सिंपल सा एक जनरल जो बेसिक प्रोसीजर था। तो अब फटाफट से हम आते हैं अपने नेक्स्ट पीडीएफ पर जो कि हमारा इसका ब्रोशर। तो इस चीज को आप काउंसलिंग को कुछ ज्यादा दिक्कत वाली बात मत समझिए, बड़ा ही आसान रहता है काउंसलिंग का प्रोसीजर, काफी सिंपल तरीके से आपका हो जाता है। तो ये देखिए थोड़ी जो इनकी पीडीएफ है ये साफ नहीं है बिल्कुल भी, तो आई थिंक आपको देखने में ज्यादा मजा ना आए इसे, लेकिन इन्होंने ऐसी ही अपनी साइट पर पब्लिश की हुई है, थोड़ी ब्लर्ड टाइप की है ये। तो सबसे पहले मैं आपको साइट बता दूं तो upneet.gov.in, जो कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी साइट्स के सारे लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर लीजिएगा। तो upneet.gov.in ये वो वेबसाइट है जहां पर कि आप चॉइसेस लॉक करेंगे, रजिस्ट्रेशन वगैरह करेंगे, और जो आपका यूपी डीजीएमई है यहाँ पर आपके नोटिस वगैरह जनरली आते रहते हैं। बाकी आप दोनों साइट्स विजिट करते रहिए, आपको नोटिफिकेशन जो भी होगी वो दोनों पर ही मिल जाएगी कि कब से काउंसलिंग शुरू हो रही है। तो सबसे पहले देखते हैं हम काउंसलिंग का शेड्यूल, जो कि हमारा पेज नंबर 4 पर, यस। तो ये रहा हमारा काउंसलिंग का शेड्यूल। इसमें देखते हैं फटाफट से क्या सिस्टम है।
तो काउंसलिंग का अगर हम ये पिछले साल का है, क्योंकि मैंने आपको एक आपके उसके लिए दी है कि आपको पता चल जाए, एक आइडिया लग जाए कि कैसे होता है और कितने समय के एक राउंड होता है, तो उसके लिए मैं आपको ये शेड्यूल बता रहा हूँ। ये पिछले साल का है, इस साल का अभी नहीं आया है यूपी का, मैं क्लियर कर दूं। अभी सिर्फ पंजाब का, गुजरात का और पौंडीचेरी और कुछ एक दो स्टेट्स का और आया है शायद। तो अभी इन स्टेट्स ने अपना शेड्यूल जारी करा है, ये 2020 का शेड्यूल है। तो लगभग देखिए आप यहाँ पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन दिया गया है 5 नवंबर से 8 नवंबर सॉरी, थोड़ा मिसप्रिंट सा हो रखा है यहाँ पर। उसके बाद फिर 6 नवंबर से 9 नवंबर तक की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ये रहता है इनका सिस्टम कि अगर आपने 5 तारीख को रजिस्ट्रेशन करवाया है तो आपको 6 तारीख को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा। 6 को रजिस्ट्रेशन कराया है तो 7 को जाना होगा। जैसे यहाँ पर 8 तारीख तक था, तो अगर आपने 8 को रजिस्ट्रेशन कराया तो आपको 9 को जाना होगा। बाई चांस आपने 5 को रजिस्ट्रेशन कर दिया और आप 6 को नहीं जा पाए डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने के लिए, कोई काम पड़ गया है ना, हो सकता है, तो आप बाद में भी जा सकते हैं, ऐसा नहीं है। 7, 8, 9 आप किसी भी दिन जा सकते हैं। 9 तारीख तक अवेलेबल रहता है, जैसे यहाँ पर दिया गया है कि कब तक है उनका शेड्यूल। उसके बाद चॉइस फिलिंग आती है, जैसे 9 नवंबर तक था, उसके बाद ये 6 से 10 नवंबर तक चॉइस फिलिंग भी साथ में चल रही है। आपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा लिया है, आप चॉइस फिल करके लॉक कर दीजिए। आपका देखिए यहाँ पर ये लिस्ट आ गई रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स की सारी। उसके बाद सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आ गया 11 से 12 नवंबर में, और फिर अलॉटमेंट लेटर्स डाउनलोड हो गए 12 से 18 नवंबर में, और एडमिशन भी 12 से 18 नवंबर तक हो गया। तो 5 नवंबर से एक राउंड शुरू होकर 18 नवंबर तक गया है, यानी कम से कम आपके 15 दिन आप मानकर चलिए, तो 15 दिन एक राउंड में ऐसे लग जाएंगे। ऐसे ही फिर सेकंड राउंड काउंसलिंग होगी, उसके बाद फिर मॉपअप राउंड के लिए भी डेट्स अनाउंस होती हैं सेपरेटली, वो फर्स्ट और सेकंड के अलावा होता है। फर्स्ट और सेकंड के लिए आपको अलग अलग रजिस्ट्रेशन फी पे करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप एक बार रजिस्ट्रेशन फी पे करेंगे फर्स्ट राउंड में, जो कि आपकी सेकंड राउंड में भी चलेगी। और सिक्योरिटी डिपॉजिट जो आपका होता है उसके बारे में भी हम आके डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। वो भी आपको एक ही बार जमा करना होता है। अगर आपको फर्स्ट राउंड में सीट नहीं मिलती है तो सेकंड राउंड में भी आपका वही चलेगा, लेकिन अगर आपको फर्स्ट राउंड में सीट मिल गई और आपने कॉलेज नहीं लिया तो आपका वो सिक्योरिटी मनी जब्त कर लिया जाएगा। ठीक है, तो यहां पर ये हो गया। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दिया गया है, ये भी पढ़ लेते हैं हम। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो होगा वो शेड्यूल के अकॉर्डिंग ही होगा, और ऑनलाइन पेमेंट्स ही एक्सेप्टेड होंगी। और ये नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फी जो आपकी होगी वो होगी 2000 रुपए की, प्लस बैंक ट्रांजेक्शन चार्जेस जो कि आपके होंगे, जो कि गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों कॉलेजेस के लिए सेम है, आपकी 2000 रुपए फीस। ठीक है, तो उसके बाद फिर आपको ऑफलाइन पेमेंट एक्सेप्टेड होगी, ये वाली सिक्योरिटी फीस वाली। सिक्योरिटी फीस जो आपको एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको जो डिमांड ड्राफ्ट देना है, डीडी जिसको बोलते हैं शॉर्ट में, तो वो 30,000 रुपए का बनवाना पड़ेगा अगर आप गवर्नमेंट मेडिकल या डेंटल कॉलेज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो अगर आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो लगेगा आपका 2 लाख का डीडी, और अगर आप प्राइवेट डेंटल कॉलेज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका लगेगा 1 लाख का डीडी, जो कि यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि सिक्योरिटी फीस कितनी कितनी लगेगी। और रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं होगा अगर आप ऑनलाइन पेमेंट जो आपकी रजिस्ट्रेशन फी है वो पे नहीं करते हैं। तो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन फीस जो कि 2000 है वो पे करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन या सिक्योरिटी फी जब आपकी डिपॉजिट हो जाएगी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये हो जाएगा, उसके बाद आपको फिर चॉइस फिलिंग वगैरह के लिए ऑप्शन आ जाएगा, और आपका सीटीएस बैंक का डीडी ही अप्लाई होगा। खाली आप ये जो होगा ना, ये एक पेपर पर लिख कर ले जाइएगा, जो लाइन लिखी है कि सीटीएस बैंक का डीडी होना चाहिए इन द फेवर ऑफ डायरेक्टर जनरल मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग उत्तर प्रदेश लखनऊ, उत्तर प्रदेश पेएबल एट लखनऊ। ये पूरी लाइन एक पेपर पर अपने बैंक में लिख कर लेकर जाइएगा, तभी आपका बैंक वाला वो सब समझ जाएगा आराम से। आप उनको बता दीजिएगा कि भाई आपको ये डीडी बनवाना है सीटीएस बैंक का और इस फेवर में बनवाना है, ये पूरा लिख कर ले जाइएगा, वो अपने आप बनाकर आपको दे देंगे। इसका कुछ चार्ज लगता है, शायद बैंक की तरफ से ही होता है, 250 से 300 रुपए के बीच होता है, वो आपको डीडी बनवाने का चार्ज लगता है, वो आपके बैंक से अपने आप कट जाता है, एक ही बारी कटेगा। तो सिक्योरिटी फीस अगर डिपॉजिट नहीं करेंगे तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, चॉइस फिलिंग कुछ भी आपको परमिट नहीं किया जाएगा। तो ठीक है, ये हो गई हमारी इसकी बात। अब देखते हैं हमारी और इम्पोर्टेंट बात है कोड। जी हाँ, ये पेज नंबर 7 पर दिए गए हैं। मैंने पूरी ब्रोशर को पहले अच्छे से पढ़ा और उसमें जो आपके लिए सारी जो आपकी जो यूजफुल चीजें हैं उनको छान लिया है यहाँ से। तो आपको अगर नीट यूजी के लिए एलिजिबल होना है काउंसलिंग के लिए, तो आपको कोड्स, ये इनमें से किसी कोड के अंतर्गत आना होगा। कोड्स जनरली जो आपको नीट में भी आपने देखे होंगे कि कोड्स चलते हैं उनके, तो वो यहाँ पर कोड्स का सिस्टम है। तो कोड नंबर 1 होगा फ्रेशर्स के लिए, यहाँ पर ये लंबा चौड़ा लिखा है, मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। कोड नंबर 2 होगा आपका ड्रॉपर्स के लिए। कोड नंबर 3 जो आपका है, कोड नंबर 3 होगा आपका जिन्होंने 12th किसी यूनिवर्सिटी वगैरह से करी है उनके लिए। जो मेनली आता है आपका कोड 1 या 2 आएगा। देखिए, अगर आपने इसी साल करी है, 2021 में ही आप करी है आपने अपनी 12th कंप्लीट, तो आपको कोड 1 लगेगा। और अगर आप एक साल ड्रॉप कर चुके हैं, एक से ज्यादा साल ड्रॉप कर चुके हैं, तो आप कोड 2 लगाइए, सिंपल सी बात।
फिर थर्ड फी फिर बता देना पड़ता है क्योंकि कुछ बच्चे इस कैटेगरीज में भी आते हैं, तभी इन्होंने ऐसे कोड्स रखे हैं। तो कोड नंबर 3 है जिन्होंने 12th किसी यूनिवर्सिटी से करी है। कोड नंबर 4 उनके लिए है जिन्होंने कोई प्रोफेशनल एग्जाम दिया है इक्विवेलेंट टू क्लास 12th इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश। और कोड नंबर 5 उनके लिए आता है जो भी किसी डिग्री का फर्स्ट ईयर कर रहे हैं, जो फर्स्ट ईयर परस्यू कर रहे हैं आफ्टर कंप्लीटिंग देयर 12th विद पीसीबी एंड इंग्लिश। तो ये कोड नंबर 5 के लिए होगा। फिर कोड नंबर 6 की अगर हम बात करें तो जिन्होंने बीएससी अपनी कंप्लीट कर ली है आफ्टर कंप्लीटिंग देयर 12th क्लास विद पीसीबी एंड इंग्लिश, तो उनके लिए आएगा कोड नंबर 6। फिर कोड नंबर 7 इनके लिए आएगा जिन्होंने कोई भी एग्जाम दिया है इक्विवेलेंट टू क्लास 12th, जो कि विद फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी एंड इंग्लिश, तो इन्होंने कोई इक्विवेलेंट एग्जाम दिया है तो वो कोड नंबर 7 अप्लाई कर सकते हैं। दरअसल ये चीजें वहां पर अप्लाई होती हैं जहां पर ये बोर्ड्स वगैरह कुछ सिस्टम अलग से होता है, कई जगह पर है, तो उन बच्चों के लिए है ये सिस्टम जो उन्होंने सारे कोड्स डिटेल में एक्सप्लेन किए हैं। तो मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया, आपका जो कोड हो आप उसको नोट कर लीजिएगा, ये आपके काउंसलिंग के टाइम काम आएगा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन की बात करें, पेज नंबर 8 पर चलते हैं फटाफट से। तो रजिस्ट्रेशन अपने को कहाँ कैसे करना है उसका पूरा तरीका यहाँ पर दिया गया है। तो कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन बाय विजिटिंग द वेबसाइट https:/upneet.gov.in, यानी कि upneet.gov पर आप जाइए और आप रजिस्ट्रेशन वहां जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अपना एप्लीकेशन नंबर डालिए, वहां पर नीट का जो एप्लीकेशन नंबर था आपका और आपका रोल नंबर था उनको डालिए, और उसके बाद आपकी सारी डिटेल्स खुल जाएंगी स्क्रीन पर। और उसके बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन डिटेल्स हैं वो आ गई हैं, तो कैंडिडेट्स अपनी ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं जो कि 2000 रुपीज की होती है, मैंने आपको बताया। उसके बाद आपको एक एसएमएस मिल जाएगा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जिसमें कि आपके वो आ जाएगा कि आपने भी रजिस्ट्रेशन कर लिया है यूपी काउंसलिंग के लिए। सक्सेसफुल पेमेंट के बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन स्लिप जनरेट हो जाएगी जिसको कि आप प्रिंट कर लीजिएगा निकाल कर, और उस पर आप अपना फोटोग्राफ जो कि नीट 2020 एप्लीकेशन फॉर्म में आपने 2021 में यहाँ पर कहूंगा क्योंकि ये 2020 का है, तो अपना जो फोटो आपने वहां पर अपलोड करा था वही सेम फोटो आप इस पर पेस्ट कर दीजिएगा। तो ठीक है, रजिस्ट्रेशन फी जो आपकी वो नॉन रिफंडेबल होगी, और पेमेंट का जो आपका मोड होगा वो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, तो आपको सारे अलाउड हैं, आप किसी से भी कर सकते हैं पे। तो एक बात आपको मैं और क्लियर कर दूं, जो आप वहां पर जब डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने जाएंगे तो अपने साथ कम से कम 2-2 कॉपीज रखिएगा हर अपने डॉक्यूमेंट की, क्योंकि वहां पर फोटो कॉपीज मांगते हैं, वो लगती है वैसे एक लगती है, आप मेरे हिसाब से 2-2 ले जाइएगा। बाकी अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा इस बारे में और डिटेल से समझेंगे कि अपने को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं और कैसे कैसे उनका सिस्टम रहेगा। यस, तो यहाँ पर हो गया हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे आते हैं हम पेज नंबर 9। ये आ गया हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो ये हिंदी में दिया गया है यहाँ पर, कोई नहीं, हम इसे पढ़ते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो रजिस्ट्रेशन करते समय आपको अपने डॉक्यूमेंट्स का जो वेरिफिकेशन करना है उसके संबंध में विकल्प भरा जाएगा, और आपके ऑप्शन के अनुसार ही जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनके संबंधित जो आपका नोडल सेंटर है वहां पर आप अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवाएंगे। तो आप नोडल सेंटर सभी मैं आपको बताऊंगा क्या क्या है, कहां पर जाकर आप अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवा सकते हैं। आपके डिस्ट्रिक्ट में भी हो सकता है हो कोई, लेकिन अगर नहीं है तो आसपास किसी जिस भी डिस्ट्रिक्ट में हो आप वहां पर जा सकते हैं। तो आपको क्या क्या चाहिए डॉक्यूमेंट्स, अब उसकी बात कर लेते हैं फटाफट से। इसको कॉपी पेन लेकर जरा नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये चीजें बच्चे बार बार फिर वीडियोस खोल खोल कर ढूंढते हैं कि कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने थे। वहां पर आपको इस साल भी ऐसा ही ब्रोशर डाउनलोड आपको पूरा निकलेगा, वहां पर आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन आप इसको एक बार कॉपी पेन लेके लिख लीजिएगा मैं तो कहूंगा। सबसे पहला आपका डॉक्यूमेंट है नीट 2021 का आपका जो एडमिट कार्ड होगा, प्रवेश पत्र जो कि एनटीए ने जारी किया होगा, वो आपको डाउनलोड वो आपको प्रिंट करके लेके जाना है। वहां पर 2 कॉपीज रखिएगा, मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ। तो ठीक है, आपका एक तो ये हो गया, और उसके बाद आपका हो गया आपका नीट का रिजल्ट, जो आपका स्कोर कार्ड आया है उसको आप जो डाउनलोड किए हैं उसको प्रिंट कर लीजिएगा, उसकी भी 2 कॉपीज ले लीजिएगा। और अपना हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का यानी कि आपका 10th का और 12th का जो मार्कशीट है और सर्टिफिकेट्स हैं वो सब अपने साथ रख लीजिएगा, और जो आपकी मार्कशीट है 10th 12th की उनकी 2-2 फोटो कॉपीज भी करवा लीजिएगा। और उसके बाद आपका कोई भी पहचान प्रमाण पत्र आईडी वेरिफिकेशन के लिए, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट जो आपके पास अवेलेबल हो। उसके बाद 5th नंबर पर आपको अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल रिसेंटली इशूड बाय डेजिग्नेटेड अथॉरिटी। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट वैसे तो आपके लिए जरूरी नहीं है अगर आपने 10th और 12th यूपी से करी है, लेकिन मैं कहूंगा आप बनवा लीजिएगा, कोई इसमें लंबा चौड़ा काम नहीं है। आप ऑनलाइन भी बनवा सकते हैं, आजकल डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स ऑनलाइन बन जाते हैं, एसडीएम के ऑफिस से बनवा सकते हैं आप जाकर, तो काफी सिंपल काम है। लेकिन अगर आपने 10th 12th यूपी से करा है तो आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, डोमिसाइल आपके लिए जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको यूपी का काउंसलिंग करने के लिए 2 ही चीजें जरूरी है, या तो आप यूपी में रहते हो यानी कि आपका निवास यूपी में है, फिर 10th 12th से आपने कहीं और से करी है,
निवास प्रमाण पत्र फिर आपको बनवाना पड़ेगा, या फिर आपने 10th 12th यूपी से करिए, चाहे फिर आप रहते कहीं और हो, तो आप अपने खाली ये दिखा दीजिए, तो आपका डोमिसाइल बन गया। तो इस तरह से डोमिसाइल का सिस्टम आपका चलता है कि आप यूपी की काउंसलिंग कर सकते हैं नहीं। इसीलिए ही कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो दिल्ली से करते हैं अपनी 10th और 12th, कि वहां का उनको डोमिसाइल मिल जाता है। रहते हालांकि वो अपनी स्टेट में, जैसे कि यूपी के भी कई बच्चे करते हैं, तो वो यूपी की भी काउंसलिंग कर सकते हैं और दिल्ली की भी काउंसलिंग कर सकते हैं, ये उनको डबल फायदा हो जाता है। तो हमारा ये हो गया सर्टिफिकेट। उसके बाद हमारा आता है आपका, अगर आप किसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में हैं, या आप ओबीसी, एससी, एसटी किसी भी कैटेगरी में आते हैं, तो आपका उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए इशूड बाय द गवर्नमेंट। या फिर आप अगर एक्स सर्विसमैन की कैटेगरी में आते हैं, या फ्रीडम फाइटर की कैटेगरी में आते हैं, या फिर अगर एनसीसी कैडेट का सर्टिफिकेट है आपके पास, जो कि सी सर्टिफिकेट होता है, आई थिंक बी ग्रेड का ऐसा कुछ होता है, इसमें सिस्टम है, आपको लिखा हुआ होगा यहाँ पर, आपको दिखा दूंगा मैं अभी। एनसीसी सर्टिफिकेट यहाँ पर क्लियरली नहीं किया गया है, आपको मैं आगे दिखाऊंगा, मैंने एक जगह पढ़ा था। सी सर्टिफिकेट शायद कुछ होता है बी ग्रेड का, ठीक है। तो ये हो गया आपका, और ये सब चीजें आपको करनी है। और आपका जो ऑनलाइन आपने रजिस्ट्रेशन करा है, उसमें जो आपको स्लिप जनरेट हुई थी, उसका भी आपको 2 प्रिंट आउट निकाल लेना है और साथ रखना है अपने। फिर आपको एक सिक्योरिटी मनी का, जो मैंने आपको बताया था, बैंक ड्राफ्ट, डीडी, डिमांड ड्राफ्ट जिसे बोलते हैं, तो वो आपको जमा करना होगा। तो वो आपको जू का तू यूं ही लेकर जाना है, उसकी फोटोकॉपी मेरे हिसाब से जरूरत नहीं होती है। उसके पीछे जो मैंने आपको बताया था, अपना नाम, रोल नंबर और ये सब कुछ लिखना है। आपको वीडियो बैक करके देख लीजिएगा अगर आप देखना चाहे तो वो सब चीजें आपको अपने जो डीडी है उसके पीछे लिखनी है, और उसके बाद वो जमा करना है आपको। अमाउंट मैं आपको बता ही चुका हूँ, 30,000, 2 लाख और 1 लाख रिस्पेक्टिवली, जो जो मैंने आपको बताए हैं। और डिमांड ड्राफ्ट जो आपका होगा, मैं फिर से बता देता हूँ, वो आपको किसके लिए पेएबल करना है, वो आपको लिखवाना है ऊपर, डायरेक्टर जनरल मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग यूपी, पेएबल एट लखनऊ। ये पेएबल एट लखनऊ भी उस पर लिखा जाएगा, तो ये आपको लिखना है कि नाम बना हो, देखिए यहाँ पर लिखा भी है, इस नाम से बना होना चाहिए जो आपका डिमांड ड्राफ्ट होना चाहिए। तो अब आपके नोडल सेंटर्स की यहाँ पर लिस्ट दी गई है कि कहाँ कहाँ पर जाकर आप अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवा सकते हैं। तो आपका किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी हो गया, राम मनोहर लोहिया हो गया लखनऊ वाला, जीएसवीएम कानपुर, एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा, एलएलआरएम मेरठ, एमएलबी झांसी, बीआरडी गोरखपुर, एमएलएन प्रयागराज, यूपीयूएमएस सैफई इटावा, और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आजमगढ़, अंबेडकर नगर, कन्नौज, जलाऊं, सहारनपुर, बंदा, बदाऊं और अयोध्या और शाहजहांपुर। ये आपके 18 हैं कॉलेजेस जहां पर नोडल सेंटर है, जहां पर जाकर आप कर सकते हैं। इस साल कुछ नए कॉलेजेस ऐड हो रहे हैं, तो हो सकता है वहां पर भी नोडल सेंटर बने, क्योंकि 9 कॉलेजेस इस बार यूपी में ऐड हो रहे हैं, जो कि बहुत ज्यादा खुशी की बात है। यानी 900 सीट्स बढ़ रही हैं। अगर ऑल इंडिया कोटा में आप 15% सीट हटा भी दीजिए, तो भी ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। 135 सीट ही कम हो रही हैं आपकी, बाकी की बची हुई 665 सीट्स आपके लिए ही हैं वो, तो उससे बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। और साइट्स मैंने आपको बताई हैं, upneet.gov.in और updgme.in। इन साइट्स को आप विजिट करते रहिएगा समय समय पर, ताकि आपको पता चल सके कि कोई नोटिस आ रहा है नया, तो उसके बारे में आप लोग जानकारी ले सकें। और मैंने आपको बताई दिया कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे रहता है। अगर आपने 5 को रजिस्ट्रेशन करा तो 6 को आपका जाना होगा, 6 को करा तो 7 को जाना होगा। तो इस तरह से रहता है, आप जिस दिन रजिस्ट्रेशन करते हैं उससे अगले दिन आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई के लिए जाना होता है। ये इसका भी पूरा नोटिस निकालते हैं, सब कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का भी शेड्यूल निकलेगा, सारे नोटिस आएंगे आपके पास, आप बस उन्हें विजिट कीजिए। लेकिन बच्चे डरते हैं, इसलिए मैं एक पूरा वीडियो बना रहा हूँ, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए, कोई गड़बड़ी ना रहे प्रोसेस में। तो सिंपल है ना कितना, तो नोडल सेंटर्स मैंने आपको बता दिया आपके। अब काउंसलिंग का प्रोसेस यहाँ पर दिया गया है एक, उसके ऊपर भी एक अपनी नजर डालते हुए जाते हैं जरा। ये हमारा पेज नंबर 12, काउंसलिंग का प्रोसेस क्या है हमारा। तो सबसे पहले 2 राउंड्स में काउंसलिंग जो है वो कंप्लीट की जाएगी, फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड। और जो चॉइस फिलिंग होगी उसके बाद फिर चॉइस को लॉक करना जरूरी है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अगर आप चॉइस लॉक नहीं करेंगे तो आपको सीट नहीं मिलेगी। तो आपको फर्स्ट राउंड में क्या करना है, फर्स्ट राउंड में जो आपको सीट पे अगर एडमिशन मिलेगा, तो एडमिशन के बाद आपको, अगर आप एडमिशन नहीं लेते हैं, वहां पर आपको अलॉट हो गया है, या फिर आपने एडमिशन लेने के बाद वहां पर से रेजिग्नेशन दिया, तो आपके जो आपने जमा किया है आपका सिक्योरिटी मनी, वो जब्त कर लिया जाएगा। और ऐसे बंदे को फिर अगर सेकंड राउंड में दोबारा पार्टिसिपेट करना है, तो उसको सिक्योरिटी मनी दोबारा से जमा करनी पड़ेगी, तब वो सेकंड राउंड की काउंसलिंग में पार्ट ले पाएगा। ये हिंदी में लिखा था, मैंने इंग्लिश में आपके लिए ट्रांसलेट कर दिया है सिंपल भाषा में। तो यहाँ पर उसके बाद लिखा है कि फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग से जो अगर आपको सीट नहीं मिलती है, तो आप सेकंड राउंड की काउंसलिंग में फिर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और आपको दोबारा सिक्योरिटी मनी देने की कोई जरूरत नहीं है। और फर्स्ट राउंड में अगर आपको सीट नहीं मिली है, तो आप सेकंड राउंड में उसको रीशफल कर सकते हैं, फिर से आप अपनी चॉइसेस दोबारा से फिल कर सकते हैं, और वैसे ही लॉक कर सकते हैं जैसे आपने करा था। करना कुछ नहीं होगा, बस बार बार आपको जाकर, जब आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, आपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवा दिए, तो वहां पर लॉगिन का ऑप्शन आएगा,
जब आप साइट पर जाएंगे तो लॉगिन कीजिए, अपना सिक्योर जो आपका एप्लीकेशन नंबर है या रोल नंबर जो भी वो मांगेगा वहां पर डालिए, पासवर्ड वगैरह अगर कुछ बनवाएगा तो वो डलवाएगा, वो रजिस्ट्रेशन के टाइम वो सब कुछ होता है, तो वो सब आपका जो बना होगा वही सब वहां पर डालकर सिंपल आपकी वो खुल जाएगी। वहां पर सारे कॉलेजेस के नाम आ रहे होंगे, वहां पर क्लिक करेंगे आप, एक मान ली 6 ऑप्शन आएंगे वहां पर, खाली खाली ना 6 ऑप्शन, वहां पर आप प्लस पर आपने क्लिक करा, सारे कॉलेजेस आपके पास आ गए, तो आपने क्या करा, आपने उनमें से केजीएमसी पे क्लिक कर दिया, तो फर्स्ट नंबर पे आपका आ गया केजीएमसी। फिर आपने सेकंड नंबर वाले पे करा क्लिक, फिर आपने उसमें देखा देखा देखा, आपने कहा मैं लगाऊंगा आरएमएल लखनऊ, तो आपने लगा दिया आरएमएल लखनऊ। फिर आपने देखा थर्ड पे क्या लगाऊं, तो आपने ऐसे करके जो 6 चॉइस अपनी फिल करी, उसके बाद नीचे होगा लॉक चॉइसेस, लॉक चॉइसेस कीजिए, आपकी चॉइस लॉक हो गई। जब रिजल्ट आएगा फिर आपको पता चल जाएगा आपको सीट अलॉट हुई है या नहीं हुई है। तो सिंपल सा प्रोसेस है, बड़ा कुछ नहीं है इसमें। तो अगर रिशफल आप नहीं करेंगे सेकंड काउंसलिंग में, तो फर्स्ट वाली जो आपकी सीट्स थी वो आपकी बनी रहेंगी। ये नहीं है कि अगर आपने रिशफल नहीं करा है तो वो नहीं होंगी। ठीक है, यहाँ पर ये लिखा है ना जी हाँ, रिशफल कर सकते हैं, और रिशफल होने के बाद जो आपने पहले से अगर आपको सीट मिली है तो वो अगर खाली होकर किसी दूसरे कैंडिडेट को दी जाएगी, तो सेकंड राउंड की काउंसलिंग से जो सीट आपको मिलेगी उस पर प्रवेश लेना अनिवार्य होगा, यानी उस पर आपको एडमिशन लेना जरूरी होगा। उस पर आप नहीं कर सकते हैं कि आप सीट को खाली नहीं छोड़ सकते हैं, वरना आपकी सिक्योरिटी मनी जब्त कर ली जाएगी। तो मॉप अप राउंड उसके बाद होता है, मॉप अप राउंड में कुछ नहीं होता, मॉप अप राउंड में अलग से रजिस्ट्रेशन होता है आपका, तो उसके लिए आपको 1000 रुपए का आपका रजिस्ट्रेशन चार्ज होता है, वो आपको ऑनलाइन करना होता है एनआईसी की वेबसाइट पर जाकर, जो इनकी वेबसाइट है एनआईसी उसको ऑपरेट कर रहा है, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर जो है उसको ऑपरेट करता है, ये एनआईसी की वेबसाइट है सारी, जितनी भी आपने अपनी बार नीट की वेबसाइट भी देखी होगी वो भी एनआईसी की थी, और जो एमसीसी वगैरह जितनी भी आ रही है सब एनआईसी की आ रही है। तो मॉपअप राउंड के लिए 1000 रुपीज आपको करनी होगी जमा। उसके बाद आपको इसमें क्या होता है कि जो काउंसलिंग होती है वो फिजिकली जाकर होती है, आई थिंक कॉलेजेस में जाना होता है आपको डायरेक्टली, तो यहाँ पर लिखा हुआ भी है, हम एक बार उसको पढ़ लेते हैं। तो मॉपअप राउंड के लिए वही एप्लीकेबल होंगे जिन्होंने फर्स्ट और सेकंड राउंड की काउंसलिंग में जिनको कोई भी सीट नहीं मिली है, जिन्होंने फर्स्ट और सेकंड की काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया है, ऐसे लोग भी अब रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं मॉपअप राउंड में। तो ऐसी कोई बात नहीं, अगर आपने फर्स्ट सेकंड में नहीं करा तो आप नहीं करा सकते हैं। तो फर्स्ट सेकंड की काउंसलिंग के बाद जिन्होंने अगर मॉपअप सीट अपनी छोड़ दी थी सीट मिलने के बाद, वो मॉपअप राउंड के लिए एप्लीकेबल बिल्कुल भी नहीं होंगे। और अगर आपको सीट मिल जाती है, अगर आपको एडमिशन मिल जाता है, तो ऑन दी स्पॉट आपकी एडमिशन प्रोसेस भी कंप्लीट कर दी जाएगी। और ये मैंने आपको बताया ऑफलाइन होता है पूरा प्रोसेस, आपको रिस्पेक्टिव कॉलेज में जाना होता है नोडल सेंटर पर, वहां जाकर आप करेंगे, और अगर उनको लगेगा हाँ जी इसकी रैंक आ रही है सही, कोई बात नहीं, चलिए सीट बच रही है हमारे पास, चलिए इसको एडमिशन दे देते हैं, इसकी सारी डिटेल्स हमने देख ली है, ऑन दी स्पॉट आपका एडमिशन हो जाएगा वहीं पर। तो मॉपअप राउंड के लिए जो जहाँ पर आयोजन होता है उसका आयोजन स्थल यहाँ पर लिखा है, उसके नामों की सूचना जो है वो आपको वहीं पर UP.NEET.GOV.in और UPDGME पर ही मिल जाएगी, और वो सब आपको नोटिस वहां पर मिलते रहेंगे। वो इस हिसाब से हर साल काउंसलिंग करते हैं कि जो बच्चा आया उसे कुछ नहीं पता है, हमको ये सब कुछ बताना है उसको कि कैसे काउंसलिंग करनी है। तो ये हो गया यहाँ पर। इसके बाद और कुछ तो नहीं बचा है हमारा, रिजर्वेशन का सिस्टम बचा है जी हाँ। तो रिजर्वेशन के बारे में आपको बता देते हैं, ये यहाँ पर सारे कॉलेजेस वगैरह के बारे में दिया गया है। तो अगर रिजर्वेशन की हम बात करें तो एससी के लिए रिजर्वेशन है 21% का, एसटी के लिए है 2% का, और ओबीसी के लिए 27% और ईडब्ल्यूएस के लिए 10%। तो ये आपके हैं रिजर्वेशन। और जो दूसरे रिजर्वेशन है वो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी यानी कि फ्रीडम फाइटर्स के जो बेटे या बेटी हो उनके लिए है 2%, और अगर आप एक्स सर्विसमैन के पुत्र या पुत्री हैं मतलब, तो उसके में भी 2% है जी हाँ। और मैंने आपको बताया था एनसीसी कैडेट का, यहाँ पर देखिए लिखा है सी सर्टिफिकेट होना चाहिए बी ग्रेडिंग वाला, तो उनको 1% का है। और गर्ल्स के लिए है, गर्ल्स कोटा 20% का है, और फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए कोटा है 5% का। तो ये सारे आपके कोटा हैं, तो ये 5 कोटा हैं, ठीक है। तो एक हो गई आपकी ओपन कैटेगरी, तो टोटल 6 कोटा हो गए आपके, जो 6 कैटेगरीज आप मान लीजिए एक एक कैटेगरी में, एक अनरिजर्व, एक ईडब्ल्यूएस, एक ओबीसी, एक एससी, एक एसटी, 5 कैटेगरीज हो गई, और उनमें 5 में 6 यानी कि 30 कैटेगरीज। लेकिन एसटी में ये एनसीसी वगैरह की शायद नहीं होती है एडमिशन, जो पिछले साल का था मेरे पास डेटा है, तो उसमें 27 कैटेगरी ही बैठ रही है इसलिए मेरे पास। तो यहाँ पर अब हमारे को दी गई है कॉलेजेस की लिस्ट, जो कि मैं आपको दिखाने वाला हूँ आपकी स्क्रीन पर। तो यहाँ पर पेज 17 से 20 में आपको दी गई है कॉलेजेस की पूरी लिस्ट। बॉन्ड के बारे में आपको मैं बता दूं, बॉन्ड सिस्टम भी यहाँ पर दिया गया है। आपको जब आपको किसी भी एमबीबीएस या बीडीएस कॉलेज में जो एडमिशन मिलेगा, तो आपको 2 साल की एक
जो जरूरी है मैंडेटरी गवर्नमेंट सेवा, तो उसके लिए आपको एक बॉन्ड भरवाया जाएगा, जो कि इस तरह से होगा कि 2 साल के बॉन्ड की अवधि होगी आपकी, और एमबीबीएस या बीडीएस कोई भी आप कोर्स कर रहे हो चाहे, और बॉन्ड की जो अमाउंट होगी वो होगी 10 लाख रुपए। अगर आप 2 साल उसके बाद सर्व नहीं करते हैं गवर्नमेंट को, तो आपको 10 लाख रुपए बॉन्ड आपको पे करना होगा गवर्नमेंट को। तो आपको जो गवर्नमेंट कॉलेज में कम फीस में एडमिशन मिलता है, वो इसलिए मिलता है कि आप बाद में उनकी भी कुछ हेल्प कर सके, आप उनकी सेवा कर सके। तो 2 साल वो आपसे सेवा लेंगे, आपको वो पढ़ा रहे हैं कम फीस में, तो वो आपसे सेवा लेंगे। सिंपल सी बात है, 2 साल की है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो आप 10 लाख रुपए पे कर सकते हैं, और ये सिस्टम हो गया। और हाँ, अगर आप पीजी के बारे में सोच रहे हो कि अगर आपका पीजी में सिलेक्शन हो गया बाई चांस मान लीजिए, तो वो उसके फिर बॉन्ड में आई थिंक एडजस्ट हो जाता है कि आपको 2 साल की देनी होती है ना, तो उसमें भी आगे बॉन्ड सिस्टम होता है, तो वो आगे आपकी ऐड हो जाती है कि आपको फिर आगे पीजी करने के बाद 2 साल फिर देने पड़ते हैं गवर्नमेंट को। बाकी जो सिस्टम होता है वो आपको इसके बाद पता चलेगा। आप अपनी एमबीबीएस कीजिए फिलहाल, तो वो सिस्टम आपको धीरे धीरे आपकी लाइफ में आगे पता चलते रहेंगे। तो अब हम बात करेंगे कॉलेजेस की लिस्ट के बारे में। तो केजीएमसी में हमारे पास 250 सीट्स हैं, स्टेट कोटे में आती हैं 210 सीट, 37 ऑल इंडिया में चली गई, और 3 आपकी सेंट्रल पूल कोटा में चली गई। कानपुर में 250 सीट्स हैं, आगरा में 128 हैं, प्रयागराज में 200, मेरठ में 100, झांसी में 150, गोरखपुर में 150, इटावा सैफई में 200, अम्बेडकर में 100, अम्बेडकर नगर में 100, और आपकी कन्नौज में 100, जलाऊ में 100, आजमगढ़ 100, सहारनपुर 100, बांदा 100, लखनऊ 200, आरएमएल जो राम मनोहर लोहिया वहां पर 200 है, बदायूं में 100, ग्रेटर नोएडा में भी 100, अयोध्या में 100, बस्ती में 100, बहराइच में 100, शाहजहांपुर में भी 100 है, फिरोजाबाद में भी 100। तो 22 कॉलेज थे पिछले साल तक। इस साल 9 कॉलेज और ऐड हो रहे हैं। कितने हो गए? 31 कॉलेजेस हैं अब आपके पास, यानी पिछले साल तक थी 2928 सीट्स, जिसमें कि स्टेट कोटा के लिए आती हैं 2470 के लगभग सीट्स। तो उसमें आप 600 सीट्स और जोड़ दीजिए, यानी कि अब की बार आपके पास होने वाली हैं 3000 से ज्यादा सीट्स होने वाली हैं स्टेट कोटा के लिए। तो उसके लिए अलग अलग सिस्टम रहता है। तो ये सारे कॉलेजेस थे, मैंने आपको बता दिए। और उसके बाद यहाँ पर बीडीएस कॉलेज तो एक ही है खाली यूपी में, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज जो है वहां पर 70 सीट्स हैं, तो यही आता है गवर्नमेंट कॉलेज जो आपका है। और फिर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के नाम आपको यहाँ दिए गए हैं, टोटली आप लिस्ट में देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं नाम। तो ये इनकी टोटल 4100 सीट्स हैं जो कि यहीं से मिलेंगी खाली। और आपके प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस हैं, प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस भी बहुत सारे हैं यूपी में, ये हैं 2200 सीट्स हैं टोटल। तो काउंसलिंग के टाइम सीट्स की जो नंबर है उसमें चेंजेस भी हो सकते हैं। कुछ ऑल इंडिया की सीट्स अगर वैकेंट रह जाती हैं तो वो स्टेट को फिर सेकंड राउंड के बाद सबमिट कर दी जाती है कि स्टेट उसको फिल करता है उसके बाद। तो उसके बाद काफी वीडियो लंबी हो गई है वैसे तो, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने आपको पूरी तरह से समझा दिया होगा यूपी की काउंसलिंग के प्रोसेस के बारे में। अगर आपको समझ आ गया है अच्छी तरह से तो सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को। इस वीडियो में काफी मेहनत लगी है, ऑल इंडिया वाली वीडियो में बिल्कुल मेहनत नहीं लगी थी, उन्होंने तो एमसीसी ने सारा काम आसान कर दिया था, उसमें खाली उन्होंने सारी वो जो कट ऑफ वाली लिस्ट थी पूरी दे दी थी उन्होंने। लेकिन इसमें तो मेहनत लगी है भाई, इसमें पूरा ब्रोशर देखकर और समझाने में काफी अच्छा टाइम लग गया है। अब मैं आपको आपकी जो आपके ये कट ऑफ्स हैं लास्ट ईयर के आपकी स्क्रीन पर शो हो जाएंगे, मैं आपको एक बार बोल कर भी साथ साथ में बता देता हूँ। अनरिजर्व कैटेगरी की मैं सबसे पहले बात करूंगा। तो ओपन कैटेगरी की गई थी 607। मैं नंबर प्रेफर ज्यादा नहीं करता हूँ, मैं रैंक ज्यादा बताना प्रेफर करता हूँ, क्योंकि रैंक से ही हर साल लगभग सेम रहते हैं। कट ऑफ तो देखिए कभी 500 भी जाया करती तब 600 जाती है कट ऑफ, लेकिन रैंक सभी भी वही है जिन पर एडमिशन हो रहा है। तो ओपन कैटेगरी के लिए 16,500 पे 16,646 पर पिछली बार मिला था बहराइच। गर्ल्स कोटा में 16,210 पर मिला था बहराइच। एक्स सर्विसमैन में 19,257 पर मिला था बहराइच। एनसीसी में 1,68,560 पर मिला था गोरखपुर। फ्रीडम फाइटर में 4,04,863 पर मिला था शाहजहांपुर। फिजिकली हैंडीकैप में 7,30,142 पर मिला था सैफई। तो इस साल भी लगभग जैसे अनरिजर्व की अगर ओपन की मैं बात करूं जो ज्यादा कैंडिडेट्स हैं हमारे पास, तो लगभग अब की बार जैसे 16,500 तक गई थी पिछली बार, तो 17,500 तक जाने की चांसेस हैं। मैं उम्मीद करता हूँ 17,500 से 18 तक जा सकती है, यानी कि अगर नंबर्स में मैं बात करूं तो 601 नंबर तक जा सकती है अनरिजर्व के लिए ओपन कैटेगरी की कट ऑफ। फिर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो वो आपको सारी स्क्रीन पर शो कर देता हूं मैं, आप स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए इनका। ईडब्ल्यूएस की आपकी स्क्रीन पर शो हो रही है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम बात करें ओबीसी की, तो ओबीसी की अगर पहले ईडब्ल्यूएस की ओपन की बात कर लें क्योंकि ओपन कैटेगरीज में ज्यादा बच्चे हैं। तो ईडब्ल्यूएस ओपन में पिछली बार गई थी 16,994 कट ऑफ, जो बहराइच में एडमिशन मिला था लास्ट। तो अब की बार 18,500 तक जाएगी, मैं उम्मीद करता हूँ 18,500 तक जाएगी बिल्कुल। और ओबीसी की बात करें ओपन की तो उनकी गई थी 17,483। तो इनकी अब की बार लगभग 18,500 तक जाने के चांसेस हैं, क्योंकि ऑल इंडिया में भी अब ओबीसी कोटा आ रहा है, तो
उस हिसाब से यहाँ पर काफी ओबीसी वालों को स्टेट में भी और ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि कुछ बच्चे तो ऑल इंडिया से ही सिलेक्शन ले लेंगे, तो यहाँ पर सीट्स खाली हो गई एक्स्ट्रा, तो ओबीसी को फायदा मिलेगा। एससी की हम बात करें तो एससी की कट ऑफ सब आपके सामने शो हो रही है। एससी ओपन में लास्ट ईयर मिला था 1,28,711 रैंक पर बस्ती कॉलेज, तो लगभग रैंक्स यही रहने वाली हैं, क्योंकि ये लाखों में है तो 1,29,000 हो जाएगी ज्यादा, इसमें ज्यादा अंतर नहीं आता है। फिर हम बात करें एसटी के बारे में, तो एसटी की गई थी 4,31,034 और उनको मिला था जलाऊं, जो लास्ट कॉलेज मिला था, ये लास्ट अलॉटेड कॉलेज, उसकी लिस्ट है सारी। तो बाकी आपको मैं स्क्रीन पर सारी शो कर ही दी है, आप देख लीजिए अपनी अपनी कैटेगरी, मार्क्स भी शो करे हैं मैंने, रैंक भी, और कहाँ पर कॉलेज मिला है सब कुछ शो करा है मैंने अपनी तरफ से। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो वीडियो को कर देना लाइक, क्योंकि बड़ी मेहनत लगती है ऐसी वीडियोस बनाने में, और आगे भी मैं ऐसी वीडियोस लाता ही रहूंगा यार। काउंसलिंग से रिलेटेड, नीट से रिलेटेड, मतलब सब मिलेगा आपको। अगर आपको बायो की बाकी क्लासेस लेनी है तो मेरा नीट संजीवनी वाला जो दूसरा चैनल है, वहां पर आप में से काफी लोग होंगे भी, और अगर नहीं है तो वहां पर जाकर आप बायो के बारे में जान सकते हैं। मैंने बायो को कुछ ईजी वे में समझाने की कोशिश करी है विद रेफर टू एनसीईआरटी, क्योंकि मैं तो देखिए उसी को पढ़ता था और उसी को पढ़ाना प्रेफर करता हूँ, तो उसको थोड़ा एनसीईआरटी बच्चों को समझ नहीं आती, इसलिए मैंने एनसीईआरटी को समझाने की उसमें थोड़ी सी कोशिश करी है। आप वहां जाकर देखिए, डिस्क्रिप्शन में आपको वहां का लिंक भी मिल जाएगा, वहां पर जाकर वीडियोस देखिए। कम से कम 19 से 20 चैप्टर वहां पर मैंने बायो के अपलोड करे हुए हैं 38 में से, बाकी धीरे धीरे चैप्टर्स अपलोड हो रहे हैं सारे एनसीईआरटी के साथ। और अब जो मैंने नई सीरीज शुरू करी थी वो किसी वजह से रुकी हुई है फिलहाल, तो उसमें तो मैं साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लगवा रहा था आपको, कि उस चैप्टर में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 7 साल के 10 साल कुछ ऐसे मैं करवा रहा था उसमें, तो उसमें आपको सारा डिटेल मिल जाएगी। आप वहां पर भी जाकर एक बार विजिट करके जरूर देखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वो भी पसंद आनी चाहिए, मैं उम्मीद करता हूँ। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको और कोई डिटेल चाहिए हो काउंसलिंग के बारे में, कमेंट करके नीचे अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। आई एम ऑलवेज रेडी टू आंसर ऑल योर क्वेरीज। सो थैंक यू वेरी मच अगेन फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड। अगर आप लास्ट तक जुड़े हैं तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा, क्योंकि आपको पसंद आई है तभी आप लास्ट तक आए हैं। ओके गाइस, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।